Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 12th March 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about World Air Quality Report for 2024. This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Environment point of view. तो देखते हैं सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट एक स्विस बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है IQ एयर। वो हर साल प्रोड्यूस करती है। इस वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में जैसा नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि दुनिया भर के अलग अलग देशों में एयर क्वालिटी कैसी है उसके बेसिस पे असेसमेंट किया जाता है। बट एयर क्वालिटी में भी मेनली फोकस रहता है पर्टिकुलेट मैटर 2.5 के ऊपर। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या होता है वो भी समझते हैं। देखिए, हमारे आसपास में जो भी हवा है उस पे कई सारे फाइन पार्टिकल जो हैं वो सस्पेंडेड फॉर्मेट में है यानी कि हवा में तैर रहे हैं और उनके साइज के बेसिस पे फिर उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। पर्टिकुलेट मैटर 10 या पर्टिकुलेट मैटर 2.5, पर्टिकुलेट मैटर 1 या पर्टिकुलेट मैटर 0.1, ये सब कुछ उनके साइज के बेसिस पे है। जैसे पर्टिकुलेट मैटर 2.5 मीन्स वो पार्टिकल जिसका डायमीटर 2.5 माइक्रोमीटर से कम है उसके आसपास है। पर्टिकुलेट मैटर 10 मतलब वो सस्पेंडेड पार्टिकल जिसका डायमीटर लगभग 10 माइक्रोमीटर के आसपास है। ये माइक्रोमीटर 10 माइक्रोमीटर या 2.5 माइक्रोमीटर कितना कम होता है वो आपको इस इमेज की मदद से समझ आ जाएगा। एक ह्यूमन हेयर जो होता है उसकी थिकनेस लगभग 50 से लेकर के 70 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। तो सोचिए, ह्यूमन हेयर का 1/10 या उससे भी कम 1/20th पार्ट होगा पर्टिकुलेट मैटर 2.5। अब ये जब हवा में सस्पेंडेड फॉर्मेट में रहते हैं तो जब जब हम लोग सांस लेते हैं तो ये पर्टिकुलेट मैटर हमारे लंग्स में इंटर करते हैं और फिर वहाँ पे इनका काफ़ी सारा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कर सकते हैं, हार्ट डिजीज कर सकते हैं, दे कैन इवन कॉज लंग कैंसर। और एक बात तो और भी ऑब्वियस है कि फाइनर द पार्टिकल द मोर इन्वेसिव इट इज, यानी कि जितना छोटा पार्टिकल होगा वो उतना ज़्यादा हमारे बॉडी के अंदर तक पहुंचेगा। पर्टिकुलेट मैटर 10 वो कम इंट्रूसिव होगा। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 उसके मुकाबले 10 के मुकाबले ज़्यादा हमारे लंग्स में इंटर करेगा। पर्टिकुलेट मैटर 1 विल इवन फर्दर इंट्रेंच and particulate matter 0.1 it can go into even our blood, it will move into entire body। तो इन कारणों से ये पर्टिकुलेट मैटर्स जो है वो हमारे बॉडी के लिए डेंजरस हो सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा खतरनाक ये होता है पर्टिकुलेट मैटर 2.5। एक लिमिट से बहुत ज़्यादा फाइन हो जाए तो उनका बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। एक लिमिट से ज़्यादा बड़ा हो तो फिर वो हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इंटर कर ही नहीं पाते। पर्टिकुलेट मैटर 2.5 जो है वो दोनों आइडियाज़ को मिलाते हुए सबसे खतरनाक माना जा सकता है क्योंकि बॉडी के अच्छे खासे हिस्से में मेनली लंग्स को वो इम्पैक्ट कर देता है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। और साथ ही साथ वो उसकी साइज अच्छी खासी है डैमेज करने के लिए। एंड दैट इज वाई पर्टिकुलेट मैटर 2.5 पे मेन फोकस रहता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट का। और हाल फिलहाल में करंट न्यूज़ ये है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट फॉर द पास्ट ईयर दैट इज 2024 हैज़ बीन recently released by this company, Swiss company, एक IQ Air। अब की फाइंडिंग्स ऑफ द रिपोर्ट देख लेते हैं। तो दुनिया में बहुत कम ऐसे देश हैं, इनफैक्ट सिर्फ 12 ऐसे देश हैं जो WHO की गाइडलाइन को फुलफिल करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलेट मैटर 2.5। WHO की गाइडलाइन है कि एवरेज एनुअल लिमिट ऑफ पर्टिकुलेट मैटर 2.5 शुड बी 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि पूरे साल भर में जो एवरेज कंसेंट्रेशन पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की होनी चाहिए वो बस इतनी होनी चाहिए, 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। उससे अगर ज़्यादा रहता है तो इट शुड बी कंसिडर्ड एज डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग। और ये जो WHO स्टैंडर्ड है वो दुनिया में बहुत कम ही देश मीट कर पा रहे हैं। मेनली ऐसे देश हैं जो ओशियाना रीजन में इधर छोटे छोटे आइलैंड कंट्रीज या करेबियन कंट्रीज या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं जो इस क्राइटेरिया को पूरा कर पा रहे हैं। सिर्फ 12 ऐसे देश हैं। जबकि मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज की बात की जाए तो टॉप 5 में हमारा देश भारत भी आ जाता है।
टॉप 5 कंट्रीज में चैड, जो एक अफ्रीकन कंट्री है, फिर बांग्लादेश, पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड देन इंडिया, मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड as far as particulate matter 2.5 is concerned. इंडिया स्पेसिफिक अगर फाइंडिंग्स देखें तो दिल्ली, न्यू दिल्ली हैज बीन रैंक्ड वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड नेशनल कैपिटल, एंड दिल्ली को वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड नेशनल कैपिटल डिक्लेयर किया जा रहा है फॉर 6 consecutive ईयर बाय नाउ। पिछले 6 साल से लगातार इस वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट में दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित कैपिटल के तौर पे सामने आया है। वहीं एक और चौंकाने वाली बात है कि बेरनीहाट, जो असम मेघालय बॉर्डर पे है मेघालय में, बट इट इज ऑन द असम मेघालय बॉर्डर रीजन, दिस स्मॉल सिटी इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। यहाँ पे पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की एवरेज कंसेंट्रेशन, एनुअल एवरेज कंसेंट्रेशन जो है वो 128 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब है, यानी कि जो परमिसेबल लिमिट है उससे लगभग 25 गुना ज्यादा। ओवरऑल इंडिया का एवरेज पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का कंसेंट्रेशन देखा जाए तो दैट इज 50 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि जो परमिसेबल लिमिट है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से उससे 10 गुना ज्यादा, बट बेरनीहाट में तो 25 गुना ज्यादा है। और दुनिया के टॉप 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में से 6 तो सिर्फ भारत के अंदर है। भारत के जो भी मेजर सिटीज हैं, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, सब में एयर पॉल्यूशन का लेवल काफ़ी ज़्यादा है, बट दिल्ली इज इन द नेक्स्ट लीग इटसेल्फ। दिल्ली बिल्कुल अलग ही चल रहा है एयर क्वालिटी की अगर बात की जाए तो। अब एयर क्वालिटी पुअर होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है नॉर्थ इंडिया में, स्पेशली दिल्ली और एनसीआर रीजन में, वो है स्टबल बर्निंग। जो क्रॉप हार्वेस्ट के बाद, जो खारिफ क्रॉप हार्वेस्ट के बाद पंजाब हरियाणा के फार्मर्स क्या करते हैं कि क्रॉप का निचला हिस्सा जो रूट्स के साथ कनेक्टेड होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टबल, वो बच जाता है। क्रॉप की आपने कटाई की, कटाने के बाद हार्वेस्ट करने के बाद भी द लोअर पार्ट ऑफ द क्रॉप रिमेन्स कनेक्टेड विद द ग्राउंड, जिसको कहते हैं हम लोग स्टबल। तो इट इज कट स्टॉक ऑफ द सीरियल प्लांट्स लेफ्ट स्टिकिंग आउट ऑफ द ग्राउंड इवन आफ्टर द ग्रेन इज हार्वेस्टेड। अब इसको सबको इंडिविजुअली प्लक करने में काफ़ी टाइम लगेगा। प्लक करेंगे तभी जाकर के नेक्स्ट सीजन के लिए, राबी सीजन के लिए खेतों को तैयार कर सकते हैं। तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच क्या रहा है पंजाब हरियाणा रीजन के फार्मर्स का, कि स्टबल को वो बर्न कर देते हैं, द बर्न द स्टबल। अब वो जब स्टबल बर्निंग करते हैं तो उससे बहुत सारा पर्टिकुलेट मैटर रिलीज होता है, और वो पर्टिकुलेट मैटर जो है हवा द्वारा कैरिड होकर के दिल्ली और आसपास के एरियाज में फैल जाता है। खासकर सर्दी के दिनों में जब टेम्परेचर इन्वर्जन का फिनोमेना बना हुआ होता है, जिस कारण से टेम्परेचर इन्वर्जन आपको ज्योग्राफी की क्लास में सिखाया जाएगा, और टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण होता क्या है, ड्यू भी फॉर्म होता है और फॉग भी फॉर्म होता है। साथ ही साथ हवा जो है वो डिस्पर्स नहीं होती, कन्वेक्शनल विंड नहीं हो पाती। जो टेम्परेचर इन्वर्जन वाला फिनोमेना मैं यहाँ नहीं सिखा रहा हूँ, ज्योग्राफी का थोड़ा सा नॉलेज रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, मृदुल सर ने आपको सिखाया होगा। टेम्परेचर इन्वर्जन फिनोमेना के कारण हवा डिस्पर्स भी नहीं हो पाती, और वो हवा ट्रैप होकर के रह जाती है, और आसपास में स्टबल बर्निंग हो ही रही है पंजाब हरियाणा वाले रीजन में। तो वहाँ से जो पर्टिकुलेट मैटर्स आते हैं वो दिल्ली और आसपास के एरियाज में स्टक होकर के रह जाते हैं, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड पुअर एयर क्वालिटी इन दिल्ली एंड एनसीआर रीजन। खासकर नवंबर दिसंबर महीने में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अदर फैक्टर्स आर ऑफ कोर्स देयर अपार्ट फ्रॉम दिस स्टबल बर्निंग, व्हीकुलर इमिशन, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज, कंस्ट्रक्शन। जब हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कुछ बेसिक नॉर्म्स हैं। जैसे आप देखते हैं कई सारे जगहों पे तो ग्रीन कलर का कवर लगा करके फिर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की जाती है कि जो भी डस्ट वहाँ से रिलीज हो वो उन ग्रीन कवर से सेपरेट हो जाए और हवा में स्प्रेड ना हो। बट ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बहुत कम जगह कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में देखा जाता है। जनरली ये तमाम नॉर्म्स को ओपनली फ्लाउट किया जाता है। सो दैट इज़ वन बिग रीजन बिहाइंड इंक्रीज्ड एयर पॉल्यूशन इन इंडिया। इस डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है कि बिरनीहाट कैसे दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड सिटी बन गया, ऐसा क्या है वहां पे। तो मेघालय की आप देखें तो ओवरऑल इन जनरल तो एयर क्वालिटी अच्छी है, बट बिरनीहाट में ऐसा क्या है। तो कारण है वहां पे कई सारी ना छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, सीमेंट, स्टील, पावर प्लांट वाली फैक्ट्रियां हैं,
और वो सब जो है वो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 रिलीज करते हैं। उन पे रेगुलेशंस भी बहुत स्ट्रिंजेंट नहीं है। साथ ही साथ नेशनल हाईवे 6 के बिल्कुल पास में है बिरनीहाट, तो और वहाँ पे खूब सारा ट्रैफिक कंजेशन रहता है। इसके अलावा कोल बेस्ड एक्टिविटीज़ भी खूब होती हैं। छोटे छोटे कोल माइंस हैं, उसके अलावा अनरेगुलेटेड कोल माइन जैसे कि रैट होल माइनिंग वगैरह भी होता है। और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी बिना प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो किए हुए होता है, जिस कारण से बहुत सारा डस्ट रिलीज होता है। और एक नेचुरल फैक्टर भी है कि टोपोग्राफी उस रीजन की ऐसी है कि थोड़ा वैली शेप्ड टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। और वैली शेप टेरेन होने के कारण, स्ट्रक्चर होने के कारण, यानी कि जो लैंड का स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं टोपोग्राफी, वो ऐसा है कि हवा आसपास की वहीं पर ट्रैप होकर के रह जाती है। नॉर्मली अगर कोई प्लेन एरिया होगा तो क्या होगा, हवा जो है वो पर्टिकुलेट मैटर्स को डिस्पर्स कर देगी और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर देगी, नॉर्मल जो विंड होती है। बट ऐसा जनरली बिरनीहाट रीजन में हो नहीं पाता है, वो डिस्पर्सन हो नहीं पाता है, एंड दैट इज वन बिग रीजन बिहाइंड पुअर एयर क्वालिटी इन दैट एरिया। क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं? यू सी, जो मिटिगेटिंग अप्रोच होता है, यानी कि क्या सॉल्यूशन लिया जा सकता है, उसमें आप थोड़ा सा भी सोचेंगे तो खुद ही जवाब मिल जाएगा। जो प्रॉब्लम है वही तो सॉल्यूशन है, कि स्ट्रिक्ट इमिशन रेगुलेशंस लगाए जाए, क्लीन एनर्जी के सोर्सेज को प्रमोट किया जाए, इन्हांस्ड मॉनिटरिंग किया जाए, ग्रीन बफर जोन बनाया जाए। अब ये सब कुछ ऐसा है ना कि अगर आप खुद भी सोचोगे तो खुद पॉइंट बना लोगे। तो समटाइम्स यू जस्ट हैव टू मेक सम स्टैंडर्ड आइडियाज एंड यू हैव टू राइट इट। फाइन। तो प्रॉब्लम्स आपने बताए क्या कारण है, और सॉल्यूशन थोड़ा सा अपने हिसाब से सोच करके लिखा जा सकता है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फुकुशिमा क्लीन अप एफर्ट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा समझते हैं क्या है फुकुशिमा, फिर आएंगे करंट डिस्कशन के ऊपर। देखिए, फुकुशिमा जापान के अंदर एक छोटा सा कोस्टल सिटी है, और फुकुशिमा के अंदर जापान ने एक न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टैब्लिश किया था। फुकुशिमा 1 और 2, यानी कि टोटल 2 यूनिट थे ओवरऑल फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। मार्च 2011 में पहले तो यहाँ पे अर्थक्वेक आया। आपको पता है कि जापान इज एन अर्थक्वेक प्रोन रीजन, और अर्थक्वेक प्रोन रीजन होने के पीछे प्लेट टेक्टोनिक्स इज रिस्पॉन्सिबल। पैसिफिक रिम ऑफ फायर का वो हिस्सा है प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी कि जो अर्थ के प्लेट्स हैं उनका आपस में इंटरैक्शन, वो कारण है जापान के अंदर फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आने के पीछे। क्यों असम के अंदर फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक हम विटनेस करते हैं? अगेन द रीजन इज प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट्स का इंटरैक्शन। यूरेशियन एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट के प्लेट्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं। द सेम रीजन इज बिहाइंड द फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक विटनेस्ड इन जापान। अब जब अर्थक्वेक आया मार्च 2011 में, तो उस अर्थक्वेक के कारण फिर सुनामी भी आ गई। सुनामी जनरली इंड्यूस होता है जब बीनीथ द ओशन सरफेस अर्थक्वेक का एनर्जी रिलीज करने वाला पॉइंट हो, मतलब फोकस हो। तो बीनीथ द ओशन सरफेस अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ, इंड्यूस हुआ, जहां से एनर्जी रिलीज होनी शुरू हुई, और वो एनर्जी जो है फिर ओशनिक वाटर के अंदर सुनामी का फॉर्म ले लिया उसने। तो पॉइंट इज कि मार्च 2011 में पहले यहाँ पे अर्थक्वेक आया, फिर सुनामी आई, और वो सुनामी के कारण ये जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके अंदर भी पानी घुस गया। दस फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज फ्लडेड बिकॉज ऑफ द सुनामी दैट वाज विटनेस्ड इन मार्च 2011। और वो फिर फ्लडिंग के कारण जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी फंक्शनिंग डिसरप्ट हो गई। पहले तो कूलेंट सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। कूलेंट के साथ साथ फिर जो मॉडरेटर है, जिसमें ड्यूटेरियम वगैरह हेवी वाटर इस्तेमाल किया जाता है, वो मॉडरेटर भी डिस्ट्रॉय हुआ, जिस कारण से फिर न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स लीक हुए, और न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स आसपास के सॉइल में या वाटर में मिक्स हो गए। इट कॉज्ड अ ह्यूज हैवोक फॉर लोकल पॉपुलेशन, क्योंकि न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स क्या करते हैं, उन लगातार रेडियो एक्टिविटी इमिट करते रहते हैं, जिसके कारण फिर उससे जो भी एक्सपोज होगा, उस रेडियो एक्टिविटी के सामने जो भी आएगा, उसके बॉडी में धीरे धीरे कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। स्किन डैमेज हो सकता है, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। सो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर हैपेंड इन 2011. It started with an earthquake that induced tsunami. That tsunami led to disruption of
Fukushima nuclear power plant, which ultimately led to leakage of the radioactive materials. अब ये रेडियो एक्टिव मटेरियल जो उस टाइम में लीक हो गया फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर डिजास्टर के दौरान, उसको क्लीन अप का काम किया जा रहा है फॉर लास्ट 14 ईयर्स। पूरे एरिया को इवैक्यूएट कराया गया और इवैक्यूएट कराने के बाद उसकी क्लीन अप की जा रही है कि जो भी रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उसको सीव आउट किया जाए। पिछले 14 साल से क्लीन अप एक्टिविटी चल रही है और टारगेट ये है कि लगभग 2051 तक ये पूरा का पूरा प्लांट डीकमीशन हो पाएगा। बट कुछ एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि इट माइट टेक अबाउट 100 ईयर्स बिफोर द एंटायर प्लांट माइट गेट डीकमीशन। अब प्रॉब्लम क्या है कि जो वर्कर्स को यहाँ पे लगाया जाता है डीकमिशनिंग एक्टिविटी के लिए, क्लीन अप एक्टिविटी के लिए, they of course face physical challenges, physical ill effects because of radiation exposure। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी है, आपको समझ नहीं आता है। देखिए नॉर्मली आप किसी भी ऐसे एरिया में जो रेडियो एक्टिवली काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड है, उस एरिया में आपको देख करके कुछ नहीं समझ में आएगा कि यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी इमिशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको डर बहुत लगेगा बिकॉज यू नो कि व्हाट मे हैपन 2-3 मंथ्स डाउन द लाइन। आप आज एक्सपोज हो जाओगे, आज आपके बॉडी पे कोई असर नहीं होगा, बट 2-3-4 महीनों बाद धीरे धीरे नेगेटिव इम्पैक्ट्स बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। इट कैन इन मोस्ट ऑफ द केसेस लीड टू कैंसर। तो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, वर्कर्स जो वहाँ पे लगाए जा रहे हैं दे आर अंडर फिजिकल चैलेंज एज वेल एज अंडर साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। हाल फिलहाल में वहाँ पर रोबोटिक क्लीनिंग एक्टिविटी भी शुरू की गई है। तो यही सब बताया गया इस पूरे आर्टिकल में कि इवन आफ्टर 14 years of meltdown the cleanup effort continues and it may take about a century as per experts। अब ये जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर है, ये एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे एक नेचुरल फैक्टर के कारण, नेचुरल फैक्टर इंड्यूस्ड मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं। इनफैक्ट ऑल द डिजास्टर्स आर इंड्यूस्ड in most of the cases it is man made disaster only but induced by natural factors। जैसे अर्थक्वेक आया तो अर्थक्वेक से तो अपने आप कोई नहीं मरता ना। अर्थक्वेक के कारण हमने जो बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी बनाई हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, जिस कारण से फिर डैमेजेस होते हैं। सो इसी तरीके से फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर एक्सीडेंट इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल फैक्टर इंड्यूसिंग मैन मेड डिजास्टर। जो हमने डिस्कशन किया है चलते फिरते, मैंने बताया न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, वहाँ पे हेवी वाटर का काम बताया मैंने, उसके बेसिस पे ये प्रश्न का जवाब दीजिए। The next topic is about new data by Chandrayaan 3। This topic is important from our syllabus GS Paper 3 Science and Technology point of view। थोड़ा सा भारत के तमाम मून मिशन के बारे में रिवाइज कर लेते हैं, देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। तो भारत ने अपना बिल्कुल पहला मून मिशन भेजा था साल 2008 में, उसको नाम दिया गया चंद्रयान 1। इट वाज एन ऑर्बिटर मिशन, मतलब इट इंटेंडेड टू ऑर्बिट अराउंड द मून। इसमें कोई लैंडर या रोवर के मून के ऊपर मूव करना है ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं था। Chandrayaan 1 was successful। It was successfully placed into an orbit around the moon। और वहाँ से उसने कई सारे डेटा भी भेजे, जिस डेटा के बेसिस पे हम ये इन्फर कर पाए कि देयर इज पॉसिबली एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर ऑन मून सरफेस। तो दैट वाज द बेनिफिट ऑफ चंद्रयान 1। फिर चंद्रयान 2 हमने भेजा साल 2019 में। चंद्रयान 2 was very ambitious as compared to 1। 1 was तो ओनली एन ऑर्बिटर। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर मिशन भी था, फिर उससे कनेक्टेड एक लैंडर मिशन भी था जिसको मून पे लैंड करना था, और तीसरा रोवर मिशन भी था जिसको मून सरफेस पे मूव करना था। तो ऑर्बिटर से सेपरेट होकर के एक लैंडर को जाकर के लैंड करना था मून के ऊपर इन सॉफ्ट मैनर। उस लैंडर मिशन का नाम था विक्रम, और विक्रम से कनेक्टेड एक रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान। जिस रोवर को फिर विक्रम से निकल करके फिर मून सरफेस पे मूव करना था और अलग अलग जगहों पे जाकर के डेटा कलेक्ट करना था। बट इस चंद्रयान 2 में जो सबसे क्रिटिकल स्टेप था वो ये था कि विक्रम द लैंडर जिसके अंदर प्रज्ञान था, उसको सॉफ्टली जाकर के लैंड करना था मून सरफेस पे। बट इट कुड नॉट लैंड सॉफ्टली ऑन द मून सरफेस। इसका हार्ड लैंडिंग हुआ मून सरफेस पे, जिस कारण से विक्रम द लैंडर गॉट डिसफंक्शनल। तो आप कह सकते हैं कि चंद्रयान 2 वाज पार्शियली सक्सेसफुल, क्योंकि इसका सिर्फ ऑर्बिटर मिशन जो है वो सही जगह तरीके से प्लेस हो पाया, जबकि लैंडर एंड रोवर फेल हो गया। तो फिर जो चंद्रयान 2 में हम नहीं कर पाए उसको रिपीट किया गया, उसको कंप्लीट किया गया चंद्रयान 3 मिशन में साल 2023 के अंदर। जब
फिर से एक मिशन भेजा गया। इस बार ऑर्बिटर मिशन नहीं था, क्योंकि ऑर्बिटर तो चंद्रयान 2 का ही सक्सेसफुली काम कर रहा था। तो इस बार सिर्फ भेजा गया लैंडर एंड रोवर मिशन। लैंडर का फिर से नाम रखा गया विक्रम, और रोवर का नाम रखा गया प्रज्ञान। तो बेसिकली जो चंद्रयान 2 में नहीं हो पाए वो चंद्रयान 3 में करने की कोशिश की गई, एंड चंद्रयान 3 एज यू ऑल नो वाज सक्सेसफुल। 23 अगस्त को इन 2023 मून के ऊपर हमारा विक्रम द लैंडर सक्सेसफुली लैंडेड इन सॉफ्ट मैनर, और उससे निकल करके आया प्रज्ञान द रोवर, जो मून सरफेस पे मूव करके अलग अलग जगहों से डेटा कलेक्ट कर रहा है। जिस पॉइंट पे हमारा मून पे विक्रम द लैंडर ने लैंड किया, उस पॉइंट का नाम रखा गया शिव शक्ति पॉइंट। जहां पे विक्रम ऑफ चंद्रयान 2 ने लैंड किया था, उसका नाम है तिरंगा पॉइंट। तो चंद्रयान 2 भी तो लैंड किया ही था, भले लैंड करने के बाद इट गॉट डेड, बट लैंड तो किया ही था। तो जहां पे चंद्रयान 2 का लैंडर ने लैंड किया था, उसका नाम है तिरंगा पॉइंट। जहां पे चंद्रयान 3 के लैंडर ने लैंड किया विक्रम ने, उसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। और 23 अगस्त को चूंकि Chandrayaan 3 was successfully completed with soft landing of Vikram the lander on moon surface. That is why 23rd August is celebrated in our country as National Space Day. अब चंद्रयान 3 के जो लैंडर और रोवर हैं, ये टाइम टू टाइम अर्थ के ऊपर डेटा भेजते रहते हैं, जिस डेटा को डिकोड करके हम लोग मून के बारे में और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जो विक्रम द लैंडर है, इसके अंदर कई सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं। उसमें से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है जिसका नाम है चैस्ट। पूरा नाम याद ना रखें तो भी चलेगा, बट एक बार देख लीजिए पूरा नाम, चंद्राज स्पेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। तो चास्ट ने डेटा भेजा अर्थ सरफेस पे। ये विक्रम के साथ कनेक्टेड है चास्ट। चास्ट ने डेटा भेजा अर्थ सरफेस पे, जिस डेटा को इन्फर किया गया एट फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी ऑफ अहमदाबाद, जिसके बेसिस पे ये अब हमारे साइंटिस्ट क्लेम कर रहे हैं कि मून के ऊपर वाटर इज इन आइस डिपॉजिट्स इवन बियॉन्ड मून्स पोलर रीजन। तो मून के पोलर रीजन के बियॉन्ड भी वाटर एंड आइस डिपॉजिट्स हैं, as per the recent data sent by CHAST, which is connected with lander Vikram. CHAST का डेटा को हमने PRL फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में इन्फर किया है। चास्ट ने एक और डेटा भेजा है कि मून सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर है और उससे जस्ट थोड़ा नीचे जाने पे जो टेम्परेचर है, बस 10 सेंटीमीटर नीचे जाने पे जो टेम्परेचर है, उनमें डिफरेंस है 60 डिग्री सेल्सियस का। सो देर इज अ 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ग्रेडियंट। या सरल भाषा में कहें तो 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है बिटवीन द लूनर सरफेस एंड 10 सेंटीमीटर बिलो इट। तो लूनर सरफेस पे मान लीजिए कि टेम्परेचर ये है, जैसे जैसे आप थोड़ा नीचे जाते शुरू कर देते हैं, टेम्परेचर मैसिवली ड्रॉप होता है। ये साबित करता है कि मून का जो सरफेस है, वो सरफेस हाईली नॉन कंडक्टिव है। कोई नॉन कंडक्टिव या इंसुलेटिंग टाइप का मटेरियल होता है, तभी वहाँ पे आप टेम्परेचर ग्रेडियंट इतना ज़्यादा देखते हैं। अगर कोई कंडक्टिव मटेरियल हो तो फिर आप टेम्परेचर ग्रेडियंट यानी कि वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ डेप्थ ज़्यादा नहीं होता है। तो मून के सरफेस पे 10 सेंटीमीटर के डेप्थ में ही 60 डिग्री सेल्सियस का अगर टेम्परेचर वेरिएशन है, इसका मतलब मून सरफेस लेयर इज हाईली नॉन कंडक्टिव एज फार एज हीट कंडक्शन इज कंसर्न्ड। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट टेक्निकल रिसेशन। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। एक बार कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं, देन विल कम टू दिस करंट डिस्कशन। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने एक और अच्छा सीरीज शुरू किया है, अच्छे टर्म्स से लेकर के वो डिस्कशन करते हैं, जैसे रिसेशन पे डिस्कशन कर रहे हैं एंड ऑल। तो रिसेशन से पहले थोड़ा सा एक बिजनेस साइकिल देख लेते हैं। देखिए, कोई भी इकोनॉमी में हम लोग इस तरीके का फेज देखते हैं। कभी वो इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन करती है, इसको कहा जाता है स्लंप फेज। डिक्लाइन जब करती होती है तो हम लोग कहते हैं कि इकोनॉमी इज विटनेसिंग रिसेशन। और जब बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर जाती है तो हम कहते हैं कि इकोनॉमी इज इन स्लंप फेज। फिर धीरे धीरे रिकवरी फेज में आती है वो, फिर ग्रोथ फेज में आती है। और जब इकोनॉमी बहुत फास्ट पेस से ग्रो करने लगे तो हम कहते हैं कि बूम फेज में आ चुकी है। बूम के बाद फिर रिसेशन आता है। तो इस तरीके से एनी इकोनॉमी मूव्स इन दिस साइकिल।
सो व्हेन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपेंशनरी फेज। व्हेन इकोनॉमी इज कॉन्ट्रैक्टिंग, तो हम लोग इसको कहते हैं रिसेशनरी फेज। ओवरऑल एक्सपेंशनरी एंड रिसेशनरी फेज को हम साथ में ले लें तो वी कॉल इट बिजनेस साइकिल। अब देखिए, रिसेशन ऐसा शब्द है जो हम जनरली बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। जब भी कोई भी इकोनॉमी स्लो डाउन विटनेस कर रही हो तो हम कहते हैं कि रिसेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, राइट। वी इन जनरल यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। इवन जो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स आते हैं वहाँ पे भी रिसेशन जेनरिक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि रिसेशनरी फेज इज द वन जहाँ पे कोई भी इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर रही है या डिक्लाइनिंग फेज में। बट रिसेशन शब्द का अपना एक टेक्निकल डेफिनेशन भी है जो जनरली इकोनॉमिस्ट्स वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट करते हैं। जिन बच्चों को जैसे मैंने क्लास में पढ़ाया तो याद कीजिए, मैं क्वेश्चन कराता हूँ, स्कैरसिटी का अपना एक मतलब है, टेक्निकल मीनिंग है इन इकोनॉमिक्स। बट स्कैरसिटी को जनरली बोलचाल की भाषा में भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिक स्लो डाउन हो, मान लीजिए ग्रोथ रेट जो है वो 6% के बजाय 4% हो जाए, तो हम लोग कहते हैं रिसेशन चल रहा है। बट रिसेशन एज ए टेक्निकल डेफिनेशन ऑल्सो, टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ रिसेशन सेज कि व्हेन देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एन इकोनॉमी बैक टू बैक इन 2 क्वार्टर्स, यानी कि 2 क्वार्टर में लगातार, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, अगर 2 क्वार्टर में लगातार इकोनॉमी ग्रो करने के बजाय कॉन्ट्रैक्ट कर जाए यानी कि ग्रोथ निगेटिव में हो, तब हम लोग कहते हैं कि रिसेशन आ गया है इन टेक्निकल सेंस। और भारत ने अभी तक टेक्निकल रिसेशन बस एक बार ही विटनेस किया है, और वो था ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान साल 2020-21 में जो पहला क्वार्टर था उसमें हमारा ग्रोथ रेट था -23.9%, और जो दूसरा क्वार्टर था जुलाई से सितंबर वाला, वहां पे हमारा ग्रोथ था -8.6%। सो दीज टू क्वार्टर्स में इंडियन इकोनॉमी विटनेस्ड कॉन्ट्रैक्शन, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड कि ड्यूरिंग कोविड पैंडेमिक इंडिया विटनेस्ड टेक्निकल रिसेशन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यहाँ पे आपको मैच करना था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ओनली थर्ड इज करेक्टली मैच्ड। क्यू कॉमर्स में डार्क स्टोर वाला स्टेटमेंट गलत है बिकॉज इट डज नॉट कैटर द अदर ऑनलाइन ऑर्डर्स। एंड फिजिकल रिटेल आउटलेट दैट रिमेन ओपन 24/7 टू द कस्टमर्स, ये गलत है, इट डज नॉट रिमेन ओपन टू द कस्टमर्स। यहाँ पे यहाँ जाकर के गलत हो गया, इट हैज डिक्रीज्ड बाय 39%, नॉट इंक्रीज्ड। बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ग्लोबल सीड वर्ल्ड वाला तो सीधा सीधा प्रश्न था। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।